Hello everyone and welcome to this series of workshop called as CMAT 99. Okay, so CMAT 99 क्या है? ये 99 percentile workshops है. तो classes नहीं है, workshops है. Which means we will understand here how to make a problem. Problem ये बनता कैसे? Let it be GK, let it be social innovation and entrepreneurship, let it be quantitative aptitude, data interpretation, let it be logical reasoning, or let it be verbal ability. Okay, we'll understand here how to deal with all the five section by understanding how are the problem created in this section. Okay, so basically हम पूरा syllabus यहाँ पे complete करेंगे which will help us to gain this magical 99.99 percentile in CMAT exam. Okay, but before we start with our actual workshop where we learn the tricks, first of all let us know the syllabus of CMAT. Okay, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है हम पढ़ते रहते हैं बट एट द एंड ऑफ द डे सिलेबस का क्लैरिटी नहीं होता है. ओके, सो हम कुछ गलत पढ़ लेते हैं या तो कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं या तो कुछ कम पढ़ लेते हैं, राइट. सो वो चीज़ ना हो, ओके, वो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पहले सिलेबस क्लियर रखते दिमाग में. दैट इज वाई लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ CMAT. सो लेट्स बिगिन विद इट. So I hope all of you know this. CMAT is a national level exam conducted by National Testing Agency. Computer based test होगा, once in a year होता है. Generally March first week में तुम्हारा CMAT हो जाता है. वैलिडिटी स्कोर 1 ईयर तक वैलिडिटी रहेगा उसका, और मार्किंग स्कीम है +4 for every right answer that you give and negative marking of -1. Okay, so you have to be cautious here. ये महाराष्ट्र CET की तरह नहीं है that there is no negative marking, but there is a negative marking here. सो CMAT पहले ऐसा हुआ करता था. ओके, 25 25 25 25 और ये से 4 सेक्शन हुआ करते थे. ओके, देन CMAT हैज टर्न्ड इनटू दिस नाउ विच इज 20 क्वेश्चन पर सेक्शन और टोटल हो जाएंगे 100 क्वेश्चन. तो एक्स्ट्रा कौन सा एक सेक्शन ऐड हुआ? सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, जब पहली बार ये सेक्शन ऐड हुआ था तब ये सेक्शनल ऑप्शनल था, विच मीन्स इसके मार्क्स कंसिडर नहीं हुआ करते थे, बट अभी ये सेक्शन ऑप्शनल नहीं है, इसके मार्क्स कंसिडर हो गए. ओके, सो वी हैव टू टेक दिस सेक्शन सीरियसली. सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि ठीक है ये 5 सेक्शन तो है यहाँ पे, बट इन पांचों सेक्शन का सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक से ये 20 क्वेश्चन जो कॉन्ट्स के हम बोल रहे हैं वो कौन से टॉपिक से आएंगे. ये जो 20 क्वेश्चन हम लॉजिकल रीजनिंग के बोल रहे हैं, फ्रॉम विच टॉपिक आर यू गेटिंग दोस 20 क्वेश्चन. सिमिलरली ये 20 क्वेश्चन, दिस 20 क्वेश्चन एंड दिस 20 क्वेश्चन, फ्रॉम विच टॉपिक आर यू गेटिंग these question. Okay, so first let us understand the syllabus. So this is how your CMAT is being divided into. As you can understand, QA/DI, then there are these are the 5 sections: QA/DI, GK, logical reasoning, verbal ability, social innovation and entrepreneurship. अब वो सेक्शन भी कुछ सब सेक्शन में डिवाइडेड है. सो ऑल ऑफ अस नो दिस. कॉन्ट्स इज डिवाइडेड इनटू, स्कूल से यही हो रहा है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, फिर यहाँ पे आ जाता है मॉडर्न मैथ्स, और इन्हीं सब से, इन सबको, ज्योमेट्री को निकाल दो, अलजेब्रा को भी निकाल दो, अरिथमेटिक मेनली इसी से बनता है तुम्हारा DI. ओके, सो यू कैन कीप DI एज अ पार्ट ऑफ अरिथमेटिक, क्योंकि DI बना ही है प्रॉफिट एंड लॉस से, परसेंटेज से, SICI से, ओके, वही सर एवरेज से, वही सारे कॉन्सेप्ट यूज करके DI बना है. सो यू कैन से दैट DI इज अ सबसेट ऑफ योर अरिथमेटिक. सो ठीक है, ओवरऑल तुम्हारे कॉन्ट्स एंड DI का ये सिलेबस हो जाता है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स एंड देन देयर इज अ DI. क्लियर हो गया. अब हम जाते हैं वर्बल एबिलिटी पे. सो वर्बल एबिलिटी इज चेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज. यहाँ पे तो तुम्हारा मैथ्स चेक कर दिया. ओके, मैथ्स क्यों चेक कर रहे? बिकॉज यू वांट टू बिकम अ मैनेजर, राइट. तो मैनेजमेंट स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो अगर तुम किसी कंपनी में काम करोगे, सेल्स मार्केटिंग में, ऑल दैट यू हैव टू डू हियर इज नंबर क्रंचिंग. कितना प्रोडक्ट्स बिका, ओके, मार्केटिंग में एक्सपेंस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी को, ओके, लॉस कितना हो रहा है, डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है. सो एवरेज, ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना जा रहा है तुम्हारा. सो ऑल दीज थिंग्स यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, राइट, वाइल पार्ट ऑफ अ कंपनी. इसलिए तुम्हें मैथ्स आना चाहिए. दैट्स व्हाई यू हैव दिस सेक्शन. फिर हम आते हैं वर्बल एबिलिटी. एज आई सेड, यहाँ पे इट इज चेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज. सो दिस इज डिवाइडेड इनटू 2, RC एंड द रेस्ट. अब ये रेस्ट क्या है, विल सी इट इन द नेक्स्ट पार्ट. RC जो है ना वो मेन पार्ट होता है, which is your reading comprehension. Okay, what is RC, what kind of question you get in RC, next part में देखते हैं. फिलहाल मैं सिर्फ syllabus बता रहा हूँ. So next is your GK. Okay, now management entrance exam generally don't ask you GK. Okay, banking exam रहा तो वो GK पे क्वेश्चन पूछते हैं. Then UPSC रहा ऑब्वियसली तो वो GK पे क्वेश्चन पूछेगा. मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम डज नॉट आस्क यू क्वेश्चन ऑन GK. ओके, बट CMAT एक ऐसा मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम है जो GK पे क्वेश्चन पूछ रहा है. ओके, कोई कुछ और एग्जाम भी है, जैसे योर IFT इज देयर, ZAT इज देयर, स्नैप हुआ करता था, अभी नहीं है. सो फ्यू मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम आर देयर. ओके,
TISNET is again one of the exam which ask you question on GK. तो सीमैट का जीके भी वैसे ही है, दो पार्ट में, जैसे बाकी एग्जाम, जैसे कोई भी जीके दो पार्ट में डिवाइड होता है. ओके, दैट इज स्टैटिक एंड डायनामिक. Static is something that has happened in the past. Okay, you and I cannot change it. Like say, who ruled Delhi dynasty? So ये तो हो चुका है ना past में. Okay, that is a part of static GK. Okay, what controls the season? Rotation of the earth. Okay, revolution of the earth. So ये सारी चीज तो change नहीं होगी ना कभी, right? So ये तुम्हारा static GK का part हो गया, right? और economics से आ सकता है, what is a repo rate, और पॉलिटिक्स से आ सकता है, विच इज व्हाट आर फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो स्टैटिक जीके कौन से टॉपिक है, विल सी इट इन द नेक्स्ट पार्ट. अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि स्टैटिक जीके क्या होता है. स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, जो पहले हो चुका है, तुम और मैं उसे चेंज नहीं कर सकते, वो करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है. इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा हूँ, दैट इज योर स्टैटिक जीके. और फिर वहीं से आ जाता है जो स्टैटिक नहीं है, जो चेंज हो रहा है. जैसे किसी को कुछ अवार्ड मिल गया, किसी को नोबेल प्राइज मिला है. ओके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सार्क में इंडिया का कोई मीटिंग हो रहा है, ब्रिक्स में इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है. सो इंडिया एंड अदर कंट्रीज आर हैविंग अ मीटिंग इन ब्रिक्स. तो ये सारा क्या हो रहा है, ये सारा करंट अफेयर्स हो रहा है. अब करंट अफेयर्स में भी सब टॉपिक होते हैं, पर्सन इन न्यूज, अवार्ड्स एंड इवेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो किस टॉपिक के करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट टू विल सी इट इन द नेक्स्ट पार्ट. करंटली मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि डायनामिक जीके विच मीन्स इन वन वर्ड करंट अफेयर्स, जो हर साल चेंज हो रहा है, दैट इज योर डायनामिक जीके. एंड स्टैटिक जीके इज समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, यू एंड आई कैन नॉट चेंज इट. सो ये बन गया तुम्हारा जीके. फिर हम आ जाते हैं एलआर. एलआर इज व्हाट, लॉजिकल रीजनिंग. ओके, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अरिथमेटिक रीजनिंग एंड क्रिटिकल रीजनिंग. सो अरिथमेटिक रीजनिंग को अगर एक वर्ड में बताना है, यहाँ पे क्या होता है, पजल्स. ओके, बट पजल्स कम फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर. ओके, डायरेक्शन के चैप्टर से आ गया डायरेक्शन सेंस का पजल, ब्लड रिलेशन के चैप्टर से आ गया ब्लड रिलेशन का पजल, सीटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर से आ गया सीटिंग अरेंजमेंट का पजल. अभी उसमें भी दो कर देगा, लीनियर, एक लाइन में बैठे, एक सर्कल में बैठे, स्क्वायर में बैठे, रेक्टेंगल में बैठे. तो बस वैसे पजल आते रहेंगे. पजल कम फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर. कौन से चैप्टर से पजल आते नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, बट इससे सिर्फ इतना समझो, एनालिटिकल रीजनिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे पजल्स मिलते हैं. ओके, और हमें वैसे टाइप के पजल सॉल्व करने आना चाहिए, ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि ऐसे टाइप के पजल्स के साथ डील कैसे करते हैं. तो ये भी क्लियर हो जाएगा. क्रिटिकल रीजनिंग जो होता है ना, दिस इज अ पैराग्राफ एनालिसिस. ओके, पैराग्राफ एनालिसिस क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया है, अब पूछ रहा है बताओ इस पैराग्राफ से तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो, तुम्हारा कंक्लूजन क्या है. तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना भाई कि कंक्लूजन का मीनिंग क्या होता है, वो हम समझेंगे. या तो एक पैराग्राफ दिया है, बोल रहा है जब ये ऑथर ये पैराग्राफ बोल रहा था ना, उसका दिमाग में अजम्पशन क्या था, क्या चीज उसने ग्रांटेड लिया, ये मेरा अजम्पशन है इसीलिए उसने ये पैराग्राफ बोला. तो अजम्पशन क्या होता है, अजम्पशन का एनालिसिस करने के रूल्स क्या होते हैं, वैसे ही होता है कोर्स ऑफ एक्शन. ओके, वैसे ही होता है तुम्हारा असोसिएशन एंड रीजन. तो बेसिकली यहाँ पे पैराग्राफ एनालिसिस करना है. ओके, पजल्स नहीं आ रहे, पैराग्राफ दिया है, वो पैराग्राफ लिखते वक्त ऑथर क्या, पैराग्राफ पढ़कर तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो, या वो पैराग्राफ जब ऑथर ने लिखा उसका अजम्पशन क्या था. तो वो पैराग्राफ अच्छे से समझना चाहिए, कहाँ से लिया है, क्या बोल रहा होगा ऑथर, क्या सोच रहा होगा जब उसने ये लिखा. तो वो सारी चीजें का क्लैरिटी चाहिए, वो होता है हमारा क्रिटिकल रीजनिंग. अभी ये सारी चीजें पढ़ने के लिए भी हमारे पास ट्रिक है, विच विल सी इट इन द वर्कशॉप, कि हम इसको पैराग्राफ की तरह नहीं पढ़ेंगे, इसको भी रूल्स बना देंगे. रूल्स बना के सॉल्व करेंगे, 2 3 4 रूल्स अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना एग्जाम, बिकॉज वी हैव टू सेव टाइम इन एग्जाम. अभी सीमैट में तो टाइम बचाने की कोई जरूरत नहीं है, एज यू मस्ट बी नोइंग इट. ये मैंने स्टार्ट में नहीं बताया. सीमैट में कितने क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 20 फ्रॉम ईच सेक्शन. टाइम कितना होता है, 180 मिनट्स. ओके, तो बहुत टाइम होता है सीमैट. ये प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, ये जीके वाला सेक्शन. यही तुम्हारा जब मैं 99 परसेंटाइल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, यहीं पे स्ट्रेस करना होगा. जीके और ये सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सेक्शन के जो मार्क्स है, दैट विल मेक यू रीच 99.99. एंड अगर ये सेक्शन में मार्क्स नहीं आते तो तुम्हें 98-99 परसेंटाइल पे रह जाओगे. ओके, सो ये दो सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बच जाता है. ओके, क्योंकि बाकी सारे सेक्शन में तो बाकी सारे स्टूडेंट भी स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है एग्जाम में. ओके, द ओनली प्रॉब्लम विल बी दिस 2 सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक तो तुम्हें आता है या नहीं आता है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, क्या तुम्हारे पास टाइम है या नहीं, राइट. इधर यू नो इट और यू डोंट नो इट. ठीक है, सो क्लैरिटी आ गया है पूरा. अभी क्या कौन से सेक्शन से हमारे पास, और उन सेक्शन में कौन से सब टॉपिक है. सो बस अभी स्टार्ट करते हैं, उन सब टॉपिक में कौन से टॉपिक है. सो मैथ्स में हमने देखा था अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ.
राइट। अब अर्थमेटिक में कौन से टॉपिक है? एवरीथिंग रिलेटेड टू नंबर्स। So percentage, number system, simple interest, compound interest, ratio and proportion, profit and loss, time, speed, distance, time and work, mixtures and allegations, certs and indices. To give you an idea, ये सारे एक ही टॉपिक है। ओके, इन्हें सेपरेटली नहीं पढ़ना है। जब हम वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे यू विल अंडरस्टैंड दीज आर ऑल वन टॉपिक, दे आर इंटरकनेक्टेड। परसेंटेज से ही SICI बनता है, परसेंटेज से ही प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है, परसेंटेज से ही तुम्हारा एवरेज आ रहा है, एवरेज से ही तुम्हारा मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस आ रहा है, राइट। टाइम स्पीड डिस्टेंस एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो एक ही फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उससे सारे प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, कभी ट्रेन को भगा रहे, कभी बोट को भगा रहे, कभी दे आर मेकिंग अ रेस जो लीनियर रेस है, कभी सर्कल में भगा रहे। कॉन्सेप्ट तो वही है जो हमने बेसिक मैथ्स में सिखाया। ओके, सो एज यू अंडरस्टैंड दिस, दीज आर वन एंड द सेम थिंग। ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये तो सारे चैप्टर से कनेक्टेड है। प्रॉफिट एंड लॉस वही वो तुम्हारे परसेंटेज से डिराइव हो रहा है। देन तुम्हारा टाइम स्पीड डिस्टेंस, एज आई सेड एक ही फॉर्मूला है। टाइम एंड वर्क अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट, एक टाइम और वर्क और एफिशिएंसी पे पूरा डिपेंडेंट है, विच इज अगेन डिराइव्ड फ्रॉम योर नंबर सिस्टम एंड परसेंटेज। सो ये सारे चैप्टर्स है ना एक दूसरे को कनेक्टेड है। सो यू कैन से वन टॉपिक ऑफ अर्थमेटिक। वर्कशॉप पढ़ते वक्त मैं ये भी बता दूंगा कि इससे सेपरेट चैप्टर कैसे बनता है, क्योंकि वर्कशॉप है ना, वी नीड टू नो हाउ द प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड हियर सो दैट वी अंडरस्टैंड देम बेटर। सो ये हो गया तुम्हारा अर्थमेटिक। फिर हम आ जाते हैं एल्जेब्रा पे। नाउ बिफोर आई गो टू एल्जेब्रा, अर्थमेटिक में से भी कौन से चैप्टर है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? ओके, सी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दिस विल सी इट इन द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में वही होगा, हम लास्ट 5 ईयर के पेपर का एनालिसिस करेंगे एंड विल अंडरस्टैंड कि ठीक है लास्ट 5 साल में सीमैट के एक्चुअल पेपर में अर्थमेटिक में से कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइक से टाइम स्पीड डिस्टेंस से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी हम एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देख लेंगे। ओके, बट हमारे लिए ये टॉपिक एक ही होगा। डजेंट मैटर कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हम इसको एक साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे इंटर कनेक्टेड है, राइट। ये चीज यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स एंड ज्योमेट्री, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है। ये कैट की तरह नहीं है कि बस पढ़ते जा रहे हो। कैट में ऐसा हो सकता है फंक्शंस एंड इनइक्वालिटीज से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं किया इसलिए फंक्शंस एंड इनइक्वालिटीज, यहाँ पे इनइक्वालिटीज है इसमें फंक्शंस भी डाल दो। सो कैट में इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कैट में लोगारिथम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, बट एज यू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट पार्ट, जब हम लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस करेंगे, अलजेब्रा से ज्यादा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन से आते हैं, दैट्स इट। एक कभी क्वेश्चन आ गया कोई साल में फंक्शंस एंड इनइक्वालिटीज से तो आ गया, अब उसके लिए हम इतना टाइम एंड एनर्जी क्यों स्पेंड करें। इनफैक्ट यू कैन सी दैट बाकी के सारे चैप्टर्स डिलीट कर सकते हो फ्रॉम योर मेमोरी व्हेन इट कम्स टू सीमैट। ओके, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट सीमैट। बाकी दूसरा स्पीड बेस्ड एग्जाम भी ले लो, MHCET 99 में भी कुछ ऐसा ही है, यही 2 चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू ज्योमेट्री एक ही चैप्टर है विच इज कॉल्ड एज मेंसुरेशन। ओके, बाकी सारे चैप्टर इग्नोर कर सकते हो। इन सारे चैप्टर्स में से भी लाइंस, एंगल, ट्राइंगल्स और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, क्वाड्रिलैटरल एंड पॉलीगन में से क्वाड्रिलैटरल कर सकते हो। ओके, दिस आई विल अगेन टेल यू व्हेन वी एंटर इनटू लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस एंड वी अंडरस्टैंड कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, तो तुम खुद डिसीजन लो क्या कौन सा टॉपिक तुम छोड़ सकते हो इन ज्योमेट्री। ओके, सो दिस इज व्हाट इज आवर ज्योमेट्री एज वेल। सो वी नो दैट, ठीक है, ये सारा सिलेबस तो हमें बेसिक 6 to 10 स्टैंडर्ड मैथ से पता ही है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि जब 5 साल का एनालिसिस करेंगे तो ज्योमेट्री और अलजेब्रा में से कुछ टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज दैट विल बी वेस्ट ऑफ आवर एनर्जी। इतना ही एनर्जी है, इतना ही टाइम है, तो मेक श्योर यू पुट इट इन जीके सेक्शन। ओके, पुट योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। फिर हम आ जाते हैं मॉडर्न मैथ्स पे। इसमें है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे हर साल एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं, सो विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डिटेल। और फिर आ जाता है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी को हम अगेन लॉजिकल रीजनिंग में भी पुट इन करते हैं, दिस इज वन एंड द सेम टॉपिक। ओके, वहां पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे। इससे क्वेश्चन नहीं आते, बट ये काफी सिंपल टॉपिक है, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स दोनों का पार्ट है, तो ये भी हम पढ़ लेंगे यहाँ। सो दिस कंप्लीट्स आवर मैथ्स, which is arithmetic, algebra, geometry as well as your modern maths. Now as we know that this section is called as QA/DI. तो QA तो देख लिया ना, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ सब कुछ क्लियर है। पास्ट 5 ईयर का एनालिसिस करोगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम DI पे। DI क्या होता है? डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है? चार्ट्स हो गए। अभी चार्ट्स जो है वो कैसे बन सकते? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सी, chart could be related to any numbers.
ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ कोविड केसेस इन इंडिया, तो उसके लिए मैंने एक बार ग्राफ बना दिया कि जनवरी में इतने थे, फरवरी में इतने हो गए, मार्च में इतने हो गए, अप्रैल में इतने हो गए, मई में इतने हो गए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000, 20,000, 40,000, 80,000, 1 लाख बन गया ना चार्ट। मैं एप्पल में काम करता हूँ, सो आई एम अंडरस्टैंडिंग कि इंडिया में मैकबुक का सेल्स कितना हुआ, उसका भी मैंने चार्ट प्लॉट कर दिया। क्या? जनवरी में 10,000, फरवरी में 20,000, देन 40,000, देन 80,000, देन 1 लाख। ओके, या तो मैं ये देख रहा हूं कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन डाउनलोड्स ऑफ 2 कैंपस, जैसे सीमैट का वर्कशॉप हुआ, द एप्लीकेशन डाउनलोड इंक्रीज, सो 20,000, 30,000, 40,000, 80,000, 1 lakh. So it means what I'm trying to say is, given any situation, any company, any scenario, the numbers can be plotted in the form of charts. अभी वो चार्ट क्या हो सकते हैं? ये ऐसे बार ग्राफ हो सकता है, हाँ सेम बार ग्राफ की जगह तुम लाइन ग्राफ बना सकते हो। हाँ सी, ये देखो मैंने लाइन ग्राफ बना दिया। अभी क्या कर रहे हो? बार ग्राफ को डिलीट कर दो, समझो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो बन गया ना लाइन ग्राफ। तो बार ग्राफ से ही क्या बना? बार ग्राफ से ही हमारा लाइन ग्राफ बन गया। ओके, ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो नंबर्स तो सेम ही थे ना, नंबर्स तो कोविड केसेस के ही थे, वो मैंने बार ग्राफ से भी प्लॉट किए, लाइन ग्राफ से भी प्लॉट किए। सेम नंबर्स को मैं पाई चार्ट से भी प्लॉट कर सकता हूँ। जनवरी में लेट्स से these are the number of cases which is 10,000, then 20,000, then again let's say अगर ये बड़ा होता 40,000, then this is 1 lakh, so वो भी मैंने प्लॉट कर दिया। नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन, ओके तुमने ये देखा होगा क्रिकेट मैच देखते वक्त, वो पाई चार्ट में रिप्रेजेंट होता है। ओके, सो दे विल सी दैट ओके रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन, उसने 6 से इतने रन स्कोर किए, उसने 4 से इतने रन स्कोर किए, उसने 1 से इतने रन स्कोर किए, उसने 2 से इतने रन स्कोर किए, तो वो भी मैं प्लॉट कर सकता हूँ ना। सो एज आई एम सेइंग, नंबर्स कैन बी प्लॉटेड into any chart, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है, या टैबुलर ग्राफ है। लाइन ग्राफ, पाई चार्ट देख लिया, टैबुलर ग्राफ है। टैबुलर ग्राफ क्या होता है? मैंने टेबल में लिख दिया। मैं ऐसे बोल रहा हूँ जनवरी में इतने केसेस थे, फरवरी में इतने थे, मार्च में इतने थे, अप्रैल में इतने थे, और मैंने उसका ऐसा एक टेबल बना दिया। मैं उसका ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, टेबल में दे दे रहा हूँ। सो वो क्या हो गया? टैबुलर ग्राफ। मिक्स्ड ग्राफ क्या होता है? 2-3 ग्राफ को मिक्स करके एक डेटा दे देगा। एक ही ग्राफ है, उसमें बार ग्राफ भी है, लाइन ग्राफ भी है। ओके, सो मिक्स्ड ग्राफ हो गया, या तो डेटा ग्राफ, ओके विच इज वन एंड द सेम थिंग, क्या डेटा दिया है इन द फॉर्म ऑफ केसलेट्स। अभी क्या करेगा वो डेटा ग्राफ, इन द सेंस इसको केसलेट्स भी बोलते हैं, वो क्या होता है डायरेक्टली लिख के देगा कि जनवरी में इतने केसेस थे, फरवरी में इतने केसेस थे, लिख के दे रहा है विदाउट मेकिंग एनी टेबल। तुम बनाओ टेबल, तुम बनाओ चार्ट, तुम करो मेहनत। सो दैट इज व्हाट यू कॉल फॉर एज डेटा और केसलेट्स चार्ट्स। सो इन शॉर्ट क्या समझ में आ रहा है? ये सारे चार्ट्स एक ही है, दे आर वन एंड द सेम थिंग। तो तुम्हें क्या सीखना है यहाँ पे? तुम्हें चार्ट एनालिसिस सीखना है। या चार्ट को एनालाइज कैसे करोगे? परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? परसेंटेज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एवरेज का कॉन्सेप्ट कैसे होता है? रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हाउ डू यू अप्लाई दैट इन चार्ट? सो ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। इन शॉर्ट अर्थमेटिक अच्छे से सीखना होगा, तब जाके तुम डीआई के चार्ट्स इजिली सॉल्व कर सकते हो। ओके, और ये चार्ट्स एज आई सेड डिफरेंट नहीं है, ये सारे चार्ट्स एक ही है। नंबर्स को कहीं पे भी प्लॉट करो कोई भी चार्ट में, उनका एनालिसिस तो सेम ही होगा ना। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन, उसको पाई चार्ट में लिखो, या उसको लाइन ग्राफ में लिखो, या उसको बार ग्राफ में लिखो, एवरेज तो बैट्समैन का सेम ही होगा ना। विराट कोहली का अगर एवरेज 50 है, 50 प्लस है, तो किसी भी चार्ट में उसके रन प्लॉट करो, उसका एवरेज तो 51 ही रहेगा ना, 50 प्लस जो भी है, राइट? दैट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं वो स्किल्स सीखना होगा। एट द सेम टाइम कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि इन एग्जाम्स में सीमैट के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हम इन्हें जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? दैट इज व्हाट यू कॉल फॉर एज योर डीआई सेक्शन। ओके, सो अब तक हमारा क्यूए भी क्लियर है, डीआई भी क्लियर है। अभी तक हम सिर्फ सिलेबस पढ़ रहे हैं। ओके, क्या क्यू और डीआई का सिलेबस क्या है और हम क्या पढ़ेंगे इसमें, so that some students who don't have any idea about the syllabus, they know it now.